आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम कक्षा 12वीं के इतिहास का दूसरा चैप्टर। अध्याय दूसरा है। अध्याय दूसरा का नाम है राजा किसान शहर। शहर यानी कि नगर। तुम्हारी बुक में नगर लिखा हो और यहाँ पर शहर लिखा हो तो इसमें कोई फर्क नहीं है। नगर और शहर लगभग एक जैसी शब्द है। तो इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और बार बार एक ही बात क्या बताना, ये तुम्हारा जो बच्चे यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस यानी कि एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस के लिए जो एनसीईआरटी क्लियर करना चाहते हैं, जिनको एनसीईआरटी समझ नहीं है, तो कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी इसी चैनल पे पूरे का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और तुम्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तुम्हें अगर अपने कोचिंग के इस तरह के नोट्स की ज़रूरत है पीडीएफ के रिवीजन के लिए तो वो तुम्हें मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास होगा ही, तुम मुझे मैसेज कर देना तो उस पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। अब यहाँ से तुम्हारा पूरा दिया है, यहाँ पर ओवरव्यू है जो तुम्हें हर एक कोचिंग से मिल जाता है, हर एक चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा सब हेडिंग के साथ नहीं समझाते। यहाँ पर जो चैप्टर की एक्सरसाइज होती हैं, सब हेडिंग होती हैं, मेन हेडिंग होती हैं, उनके साथ पॉइंट को एक्सप्लेन करना। कैसे? देखो, मौर्य साम्राज्य, महाजनपद, ये क्या है? सब हेडिंग है। और इसके बाद अशोक के शिलालेख, ऐसे सब हेडिंग को लेकर एक एक से डीपली बहुत कम समझाते हैं। तो देखो, इसमें अब स्टार्ट करते हैं हमें, क्योंकि समय जितना खराब करेंगे उतने ही लॉस में। तो देखो, अध्याय 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन क्या हुए? वेदों की रचना, वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद अथर्ववेद क्रम से दिए तथा अन्य धार्मिक और साहित्यिक कृतियाँ उस काल में इतिहास को जानने के लिए अमूल्य स्रोत हैं। इस समय का जो इतिहास है उसका सोर्स क्या है? धर्म। अब धर्म के आधार पर इतिहास लिखा जा रहा था तो तुम मान के चलो कि ये इंडियन हिस्ट्री है ये। अब यहाँ पर गुप्त, ये पूरा इतिहास मिलता जा रहा है। मुगल, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, मॉडर्न, ये है। अब यहाँ पर जैन, लेकिन ये बीच का डॉट डॉट खाली जा रहा था। इस बीच की कहानियाँ अशोक की, मौर्यों की, मौर्य साम्राज्य की कहानियाँ फैली हुई थी, लेकिन ये कहानियाँ ब्राह्मण लोगों ने काल्पनिक घोषित कर दी। उन्होंने कहा सिर्फ ये कहानियाँ हैं, ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं। अब इतना कोई महान व्यक्तित्व हुआ, उसको ऐसे मिटाना संभव नहीं था। जब 1838 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया तब मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तब इस जगह को फिल किया गया। अब यहाँ पर जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का पतन किया, मौर्यों से गद्दारी की, उनको मिर्ची लगी, क्योंकि उनकी करतूतें सामने आ गईं। उन्होंने कैसे बुद्ध धर्म का भारत से निकाला, भारत से पतन किया, किस तरह अशोक के शिलालेख मिटवाए, अशोक के स्तंभ मिटवाए। तो इन चीज़ों के उजागर होने से इतिहास की पूर्ति हो पाई। ये जो खाली जगह थी इतिहास की, ये भर पाई। तब भारत का इतिहास कई चरणों में लिखा गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पता तो चल गया, इंडिका नामक किताब, मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब में मौर्यों का जिक्र था। ये बात जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेखों में खोज निकाली। अब इनको चाहिए थी इंडिका, इंडिका में भारतीय इतिहास, मौर्यों का इतिहास। लेकिन उस समय पर भी ब्राह्मणवादी परंपरा देश पर हावी थी। भले ही अंग्रेजों का अधिकार था देश पर, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, लेकिन इंडिका जैसी किताब ऐसे लोगों के हाथों में पड़ी कि जिससे इतिहास बहुत छानबीन करके परोसा गया। इतना तुम अगर ये मानो कि इतिहास हमारे पास सच है, पूरा है, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है।
जब तुम बाहरी विदेशियों की यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे ना, तब इतिहास कुछ और मिलता है, और किताबों में जो एनसीईआरटी में या फिर जो बच्चों को स्कूलों में परोसा जा रहा है वो कुछ और है। कुछ और का मतलब ये नहीं है मेरा यहाँ की गलत है, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कम है। इसमें कुछ चीज़ों की जगह पर कुछ चीज़ों को डाला जा सकता था, लेकिन सब सोच समझ कर उतना ही परोसा गया है कि विद्रोह ना हो जाए, लोगों को सच्चाई पता नहीं चल जाए, देश के पाखंडियों की सच्चाई उजागर हो रही थी, तो उतना ही डाला गया है। अगला देखो इसका पॉइंट, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य और दक्षिण भारत में मृतकों के अंतिम संस्कार के संबंध में कई बदलाव हुए। अंतिम संस्कार के भी बदलाव देखने को मिले। इस काल में शवों को कब्रों में दफनाया जाता था। इस काल में कब्रों को दफनाया जाता था और इन कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, जिन्हें मेगालिथ कहते हैं, कहा जाता है। कल ओटी में पढ़ाया था ना मैंने कि मेगालिथ किसे कहते हैं, तो शवों के चारों ओर पत्थर लगाए जाते थे। अब तुम्हारे विचार में आ रहा होगा कि ये तो हमारी परंपरा नहीं थी, ये तो मुस्लिमों की परंपरा है, मुस्लिम धर्म का उदय तो बाद में हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे चीज़ें प्रकृति में बहुत लगभग मैच खा जाती हैं। तुम अगला पॉइंट समझो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के नाम से जाने वाले 16 बड़े राज्य अस्तित्व में आए। इनमें से अगर किसी को 16 महाजनपदों के नाम याद हैं तो वो कमेंट में चेप दे, तभी तो पता चलेगा कि क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी। अगला है, इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ताकतवर क्या था, मगध। जिसको सबसे हाईलाइट किसने किया, अभी तो मैंने किया है, लेकिन उस समय पर किसने हाईलाइट किया इसको सबसे ज़्यादा, चंद्रगुप्त मौर्य। जब वो घनानंद को हराने के बाद, नंद वंश का साम्राज्य खत्म करने के बाद मौर्यों का साम्राज्य आया, तब उन्होंने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया। राजगृह से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। कौशल, वत्स, अवंत थे, ये सबसे शक्तिशाली थे, जिनमें मगध मुख्य है। पांचवा यानी कि अगला, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिशाली महाजनपद शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल गए। जो शक्तिशाली महाजनपद थे वही शक्तिशाली साम्राज्य कहलाए। कब, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मगध बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। एक थी यहाँ की खेतीबाड़ी, एक था यहाँ का व्यापार, और एक नदियों का व्यापार, परिवहन अच्छा था यहाँ का। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य कॉमा लगा लेना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, वृद्धरथ मौर्य, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने चालाकी से हत्या कर दी थी। युद्ध नहीं जीता, ये पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। ये हो गया, उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक महाजनपद को हराकर, अंतिम शासक महाजनपद की जगह पर तुम करो घनानंद को ही तो हराया था, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला सुनो, मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य यानी कि चाणक्य। कई एक लोगों को चाणक्य भी एक काल्पनिक पात्र मिलता है, क्योंकि चाणक्य जैसा अगर कोई इतिहास में हुआ तो उसका जिक्र इंडिका में या फिर किसी शिलालेख में क्यों नहीं हुआ। इसलिए कई एक लोग कहते हैं कि चाणक्य तो एक बनी बनाई कहानी है, चाणक्य जैसा कोई हुआ ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इतिहास में जो लिखा गया है वो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या, जब चाणक्य का कोई क्विट आता है, तो अगर चाणक्य की कोई रील्स वगैरह आती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो तुम देखोगे कि वहाँ पर कमेंट सेक्शन खोल के देखना तो कहते हैं कि चाणक्य तो था ही नहीं, चाणक्य तो काल्पनिक है, चाणक्य तो वैसे झूठा एक काल्पनिक पात्र है। तो वहाँ पर लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, तो इतने लोग कह रहे हैं तो वो भी झूठ नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी, उनके पास भी कोई स्रोत होगा, तब बोलते हैं। मैंने ये सब खुद देखा है।
कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार अगले शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? महान अशोक, जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार के बाद अशोक 272 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। अशोक के बारे में ये भी एक बात फैली हुई है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर अपना राजपाट लिया था। तो उसमें दिक्कत ये थी कि कुछ हेलेना यानी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के बच्चे थे, उनको विदेशी माना जाता था। और अभी जो चाणक्य के बारे में चर्चा हो रही थी, चाणक्य का कहना था कि हेलेना के द्वारा पैदा हुए बच्चे राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि फिर तो विदेशियों का कब्जा हुआ। इसलिए कुछ तो हेलेना के जो वंशज थे, हेलेना के द्वारा उत्पन्न बच्चे थे, वो गद्दी के लिए फिर रहे थे। तो इस कारण में उन्होंने कुछ, एक तो अशोक को वो अपना राजघराने का वंशज मानने को तैयारी, उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। तो इन कारणों के चलते उन्होंने अपने भाइयों को मारकर गद्दी संभाली। 231 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगला, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और विस्तार की नीति त्याग दी, यानी कि राज्यों का विस्तार करना उनको उचित नहीं लगा और युद्ध करना भी उचित नहीं लगा। कलिंग में ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में भी लाखों लोगों की हत्या हुई, यानी कि लाखों लोग मारे गए। उस जमाने में ऐसा माना जाता है, ऐसा आता है इतिहास में, ऐसा सुनने में आता है कि युद्ध के पश्चात एक बौद्ध भिक्षु आते हैं कि हे राजन, तुम लाखों को मार सकते हो, एक इशारे पर तुम युद्ध जीत सकते हो, लेकिन एक बच्चे का शव हाथ में लिए कि तुम इसमें जान डाल दो, एक जिंदा करके बता दो। तब थोड़ा उनका हृदय पिघल जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हे भिक्षु, तुम ही बताओ क्या किया जाए। तब वो कहते हैं कि तुम युद्धों को रुकवा भी सकते हो और युद्ध करवा भी सकते हो, तो तुम अपने हिसाब से सोचो। तो उनका हृदय पिघल जाता है, तो वो युद्धों को छोड़ देते हैं। मौर्य काल के बारे में जानने के लिए अशोक के शिलालेख सबसे प्रासंगिक स्रोत हैं। अशोक के शिलालेख जब तक नहीं पढ़े गए तब तक अशोक को काल्पनिक माना गया था, लेकिन जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख पढ़े गए, तब से उनके बारे में ज़्यादा पता चला। ये शिलालेख ब्राह्मी और प्राकृतिक, ब्राह्मी यानी कि प्राकृतिक लिपि में लिखे गए। यहाँ पर ब्राह्मी और ब्रह्मा और ब्रह्म, ये प्राकृति को कहा जाता है, फिर जो माने वो उसकी इच्छा। गुप्त राजवंश के पतन के बाद नए राजवंश उभरे और भारत के कई हिस्सों में शासन किया। इनमें से कुछ राजवंश थे सातवाहन राजाओं ने खुद ही अपने नियम खुद नहीं माने थे। शक, पांड्य, चोल, चेर, कुषाण राजाओं ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? देवता। और ऐसे ही मनमानी करने वाले राजाओं को हम पूज रहे हैं। कुषाण राजाओं ने खुद को इंद्रदेव, अग्निदेव, यमदेव बताया था, उसके समतुल्य बताया था। और ऐसे ही कई एक राजा ऐसे हुए जिन्होंने खुद को क्या बता दिया है? कैलाशवासी बताया है खुद को। तो ऐसे राजा होते हैं कई एक जो अपने आप को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं, और उनकी बुद्धि पर पता नहीं ईश्वर ने कैसी कृपा की है। गुप्त वंश के उदय के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। इसी वंश में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। उन्होंने 275 ईस्वी में इस वंश की स्थापना और 300 ईस्वी तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र घटोत्कच ने 300 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुए प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत पहले हुए। चंद्रगुप्त प्रथम में सिंहासन पर बैठे, 320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिली? महाराजा अधिराज, ये ध्यान रखना। उन्होंने 335 ईस्वी तक शासन किया। इसके अलावा
समुद्रगुप्त भारत के महानतम शासकों में से एक थे और चंद्रगुप्त के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने 335 से 375 तक ईस्वी तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के पुत्र थे कौन? समुद्रगुप्त। यानी कि चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है फिर? तुम्हारा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे है। 415 ईस्वी तक शासन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त शासकों ने अपने अथक प्रयासों से एक शानदार साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासन को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग यानी कि इसी को भारत को सोने की चिड़िया बनाया इन्होंने। भारत को सोने की चिड़िया बनाया, जैसे कि इस टाइम पर विश्व गुरु बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही बनाया होगा, इसमें कुछ कहने में संदेह नहीं है। अब भी तो भारत विश्व गुरु है, ऐसी सोने की चिड़िया रहा होगा। यह विशाल साम्राज्य 5वीं शताब्दी के अंत में बिखरना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर हमारे ओवरव्यू खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? ओवरव्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बाद का विकास। और तुम देखना अपनी बुक में यही हेडिंग है क्या? हेडिंग के हिसाब से पढ़ने में ही फायदा होता है कि कुछ बाहर सिलेबस ना जाने की कोई संभावना नहीं है। सब सिलेबस तुम्हारा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें किताबों पर आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम ये क्लास देख रहे हो, यही काफ़ी है। रिवीजन के लिए बाद में भी देख सकते हो, एक बार देखने के बाद। और क्लास 6, 7, 8, 12 तक की एनसीईआरटी तुम्हें यही मिल जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वेद की रचना सहित कई विकास हुए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ऋग्वेद की रचना हुई। कृषि, बस्तियां, चरवाहा समुदाय और मृतकों के अंतिम संस्कार में अनेक परिवर्तन हुए। ये ओवरव्यू में से दोबारा हम पॉइंट में समझ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विकास 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से हुआ, जबकि विभिन्न साम्राज्य और राज्य उभरे। 6वीं ईसा पूर्व से 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने एक चैप्टर में क्या है? 1830 की जगह पर क्या है? 1838, जो मैंने अभी इस क्लास में ही बोला है 1838। तो इसमें अपना ज्ञान मत झाड़ना कमेंट में, मैं पहले ही बता देता हूँ। ने शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों में इस्तेमाल की गई ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को समझा। अधिकांश शिलालेखों में राजा को पियदस्सी कहा गया है, जिसका अर्थ है देखने में सुखद, और कुछ शिलालेखों में राजा का उल्लेख अशोक के रूप में किया गया है, यानी कि देखने में सुंदर, सुखद। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अशोक की चर्चा कहाँ मिलती है? अशोक का इतिहास कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में, जिसको ब्राह्मणों ने, या फिर अकेले ब्राह्मणों में क्यों, अन्य आर्यों ने भी इसको काल्पनिक घोषित कर दिया था। बाहर से आए हुए आर्यों ने भी काल्पनिक घोषित कर दिया था। इसने आरंभिक भारतीय राजनीतिक इतिहास, आर्थिक और सामाजिक विकास की जांच करने के लिए एक नई दिशा दी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है महाजनपद। ये इम्पोर्टेंट है, ये जड़ है इतिहास की, भारतीय इतिहास की जड़ है। सबसे पहले राज्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभरे। ये तो हम पहले पढ़े, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले पढ़े, जिनका उल्लेख शुरुआती बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। अब इसका उल्लेख जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्यों मिलता है, इसमें हिंदू ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? अब मुस्लिम ग्रंथों की तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुस्लिम या सिख, ईसाई धर्मों के ग्रंथों में मिले। अरे वो कहती नहीं कि हम बाद में बने, वो सॉरी हम बहुत पहले के हैं, आदिकाल से हैं। अरे उनकी तो तारीखें फिक्स हैं। जीसस का धर्म 300 ईस्वी में उभरा। ईसाई धर्म जीसस मुख्य माने जाते हैं जिसमें। और देखो तुम मुस्लिम चंगेज खान के बाद उभरा। चंगेज खान तो इधर हुआ है इसमें 1000 ईस्वी के बाद, 1414 और उसमें, लेकिन उससे पहले तो बहुत कम था। तो वो तो ज़्यादा कहते ही नहीं, तो उनकी क्या चर्चा करें। यहाँ पर मिलना चाहिए महाजनपदों का उल्लेख, किस में मिलना चाहिए? ग्रंथों में। जबकि ऐसा ही माना गया है, कई एक लोग ये भी मानते हैं कि इनका ग्रंथों का उदय बाद में हुआ है, इनके बाद, जैन और बौद्धों के बाद।
जबकि इतिहास में ये नहीं माना गया। शुरुआती 16 राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंडल्यारा, अवंती सबसे महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था मगध। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जो अक्सर किलेबंद होती थी। ध्यान रखना कैसी होती थी, किलेबंद। अगला है, ब्राह्मणों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों की रचना शुरू की। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बिम्बिसार, बिंदुसार नहीं, बिम्बिसार। बिम्बिसार कब हुए? अशोक उसके शुद्धोवन के समकालीन, यानी कि गौतम बुद्ध के समकालीन। बिम्बिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु बिम्बिसार को मारकर गद्दी पर बैठे थे, वो भी देवदत्त के कहने पर। देवदत्त कौन? बुद्ध के चचेरे भाई। महापद्मानंद मगध के सबसे महत्वाकांक्षी राजा थे। मगध की राजधानी राजगृह, राजगृह यानी कि राजगीर में थी, जिसे किलेबंद किया गया था। और बाद में मगध की राजधानी राजगृह ना होकर क्या कहलाई? पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? पटना। बिहार की राजधानी पटना कहा जाता है। स्थानांतरित कर दी गई। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ तो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, इसमें और भी सुनो तुम। मगध के विकास के परिणाम स्वरूप 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मूर्तियों के अलावा इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मेगस्थनीज की किताब मेगस्थनीज की किताब इंडिका और चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र, इंडिका और चाणक्य यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र, और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ और पौराणिक साहित्य, अशोक के शिलालेखों जैसे विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया। मौर्यों के साम्राज्य को लिखने में इनका उपयोग किया। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मौर्यों के साम्राज्य को मिटा दिया गया बिल्कुल और काल्पनिक घोषित कर दिया था, लेकिन वो तो जेम्स प्रिंसेप का योगदान रहा कि हम मौर्यों के बारे में जानते हैं। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। विशाल साम्राज्य पर एक समान प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण नहीं था। विशाल साम्राज्य था, भारत के बाहर भी फैला था। एशिया में लंबी लंबी दूरी तक मौर्य साम्राज्य फैला था। इसलिए ऐसा माना गया है, अनुमान लगाया गया है कि सब जगह एक जैसा कंट्रोल नहीं रहा होगा, वहाँ की स्थिति के अनुसार कंट्रोल रहा होगा। धर्म की स्थिति हो चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो, हर एक जगह पर एक समान नियंत्रण नहीं रहा होगा। तुम अब भी देखो कि नियंत्रण एक जैसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी को देखो, टोपी वो पहन लें, पगड़ी वो पहन लें, अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं से संबोधित करते हैं, तो नियंत्रण अलग अलग रहता ही है। अशोक ने धर्म का प्रचार करके अपने विशाल साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की। उन्होंने धर्म के संदेश, धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के नियम को फैलाने का एक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें महामत्त कहा जाता था। धम्म महामत्त कहा जाता था, नाम से जाना जाता था। अशोक के शिलालेख, अगला हमारा टॉपिक क्या है? अशोक के शिलालेख। ब्राह्मी लिपि को समझने के लिए यूरोपीय विद्वानों और भारतीय विद्वानों ने देवनागरी और बंगाली लिपियों की तुलना ब्राह्मी लिपि से की। कड़ी मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने 1838, और समझा कब उन्होंने? 1838 में अशोकन ब्राह्मी को समझने में सफल हुए। सफल कब हुए? 1838 में। और शुरुआत कब से कर दी थी? 1830 से। खरोष्टी को उन सिक्कों का अध्ययन करके समझा गया जिनमें ग्रीक और खरोष्टी दोनों लिपियां थीं। अशोक का उल्लेख शिलालेखों में देवानपीय यानी कि शिलालेखों में क्या है? देवानपीय के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है भगवान का प्रिय, या प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है देखने में सुखद यानी कि देखने में सुंदर। अगला है, अशोक के शिलालेख से हमें शासक की पीड़ा और युद्ध के प्रति उनके रवैये में आए बदलाव का पता चलता है। कलिंग के बाद जो उन्होंने दुख महसूस किया, अनुभव किया, उसके बारे में पता चलता है। अगला टॉपिक है हमारा अशोक के
शिलालेखों की सीमाएं, या फिर अशोक के नहीं, सभी शिलालेखों की सीमाएं, क्योंकि शिलालेख समय रहते नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, तो उनकी सीमाएं भी होती हैं। सुनो आगे। इसमें तकनीकी सीमाएं हैं, जैसे कि शिलालेखों में अक्षर धुंधले ढंग से उकेरे गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं या गायब हैं। कभी कभी हम जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं वो शिलालेखों में दर्ज नहीं होता। तभी तो मैं कहता हूँ कि जो इतिहास परोसा गया है तो ये मत मानो कि ये पत्थर की लकीर है, यानी कि सही है, कुछ अनुमान लगा के भी इसमें जोड़ा गया है। पर किताबों के लिए, सिलेक्शन के लिए तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा जो हमें परोसा गया है। शिलालेखों की विषय वस्तु अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति की दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसने इन्हें बनवाया था। अगला है शिलालेख हाशिए पर पड़े समूहों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के जीवनों को प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं। यानी कि ऐसे लोगों के बारे में, गरीब तबके के लोगों के बारे में, नॉर्मल लोगों के बारे में, साधारण लोगों के बारे में शिलालेखों में जिक्र नहीं मिलता है। जिक्र में बड़े बड़े लोग, राजाओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसलिए विश्लेषण की कई राजनीतिक रणनीति अपनाई जानी चाहिए। राजस्व की अवधारणा का उदय, राजस्व इकट्ठा करने की अवधारणा। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इससे नए साम्राज्य, नए समुदाय और नए शहर अस्तित्व में आए। यानी कि विभिन्न शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। नए राज्यों का उदय, दक्कन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं दक्कन, और दक्षिण में नए राज्य उभरे जिनमें चोल, चेर, पांड्य शामिल थे। सातवाहन और शक लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व प्राप्त करते थे। कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और खुद को भगवान मानते थे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस कुषाण राजा थे, वो खुद को क्या मानते थे? भगवान मानते थे, ईश्वर के समतुल्य मानते थे, खुद को देवपुत्र कहते थे। देवपुत्र के नाम से किताब में पूरा एक पैराग्राफ दिया है, यानी कि भगवान का पुत्र की उपाधि धारण की। और ऐसे ही हम राजाओं का एक को हम पूज रहे हैं अब तक। गुप्त शासकों के इतिहास को साहित्य, सिक्कों और प्रशस्तियों यानी कि प्रशंसा, कवियों के द्वारा, दरबारी कवियों के द्वारा की गई प्रशंसा, शिलालेखों से पुनर्निर्मित किया गया है। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है? इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख भी कहा जाता है। गुप्त शासकों के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन या स्रोत है। गुप्त शासकों के बारे में लिखा है ये कि प्रयाग प्रशस्ति, इसमें राजा, खुद को राजा बताया है। हरिसेन को द्वारा लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान रखना है। ये वाली प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेन के द्वारा। कहाँ है? ये रहा हरिसेन। इतिहासकारों ने शासकों के बारे में आम लोगों के दृष्टिकोण को जानने के लिए जातक और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु दत्त शर्मा, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, विष्णु दत्त शर्मा, अप्रॉक्स मुझे यही नाम ध्यान है। और जातक क्या होता है? जातक बुद्ध धर्म में कहानियाँ होती हैं। बुद्ध धर्म में बुद्धिज्म स्टोरीज, बुद्धिज्म स्टोरी होती है जिनको क्या कहा जाता है? जातक कथा। कहानियों की जांच की, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीतियां विकसित की गई जिनमें लोहे की नोक वाले हल का इस्तेमाल किया गया। लोहे की नोक वाले पिलाव का यूज किया गया यहाँ पर, और कुएं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई का इस्तेमाल शामिल था। कृषि की उन्नति के कारण लोगों के विभिन्न समुदाय उभरे, जैसे बड़े भूस्वामी, जमींदार, छोटे किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर, जिन लोगों को क्या घोषित कर दिया? जो काम करने वाले थे उनको घोषित कर दिया चांडाल, नीची जात का, इनको SC ST में डाल दिया। जबकि मौर्यों से पहले ऐसा कुछ नहीं था। मौर्यों के साम्राज्य से पहले ऐसे कुछ नहीं था। ये सब मनुस्मृति की देन है। और प्रारंभिक तमिल साहित्य, इस बात को तुम ऐसे अब भी समझ सकते हो कि तुम्हें कभी भी जनरल वाला किसी बिल्डिंग पर मजदूरी करते नहीं दिखेगा। एक बिल्डिंग पे 100 मजदूर लगे हैं तो उसमें बिल्कुल संभावना नहीं है कि एक आदमी भी तुम्हें मजदूरी करते दिख जाए। खेतों में कुछ गिर गया गलती से, उसको भी नहीं उठाते क्योंकि उसको नीच काम मानते हैं।
पर जमींदार यही है, जमीन है इनके पास, अब इनके पास ही है अब भी। कृषि मजदूर प्रारंभिक तमिल साहित्य और पाली ग्रंथों से गृहपति का अर्थ होता है घर का स्वामी, बेलर यानी कि बड़े भूस्वामी, और उजावर यानी कि हल चलाने वाले, और आदि माई यानी कि दास। पहले दास प्रथा चलती थी जिसमें भैंस बकरी पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह मनुष्यों को भी, इंसानों को भी बेचा जाता था। दास प्रथा के बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, और देवदासी प्रथा के बारे में पहले बोल चुका हूँ कि किसी दिन मैं समय निकाल कर इस पर लेक्चर लूँगा। जैसे लोगों की श्रेणियाँ ज्ञात हैं, इनका हमें पता चला है, इनका हमें विश्लेषण मिलता है। शिलालेख में ब्राह्मणों और किसानों को भूमि अनुदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त के पास भूमि थी जिसे उन्होंने बाद में दान कर दिया, लेकिन आम महिलाओं को भूमि तक पहुंच नहीं थी, यानी कि उनको धन एकत्रित भूमि अपने नाम पर रखने की अनुमति नहीं थी। ये तो राजा की लड़की थी, बस यही हमारे पास जिक्र मिलता है, यही हमारे पास इनके स्रोत हैं, जिसे उन्होंने बाद में दान कर दिया, लेकिन आम महिलाओं के पास नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि अनुदान कृषि को नए क्षेत्रों में फैलने की एक रणनीति है। अन्य इसे राजनीतिक शक्ति की कमजोर होने का संकेत मानते हैं कि राजाओं ने अपना राजपाट चलाने के लिए जमीनों का दान किया और इससे राजपाट क्या हो गए, कमजोर हो गए, साम्राज्य कमजोर हो गए। अगला है हमारा कस्बों और व्यापार का उदय। कस्बे यानी कि छोटे छोटे शहर, और व्यापार का उदय। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में कई शहरी केंद्र उभरे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, आभूषण, औजार, हथियार पत्थर के और धातुओं के भी, सोना, चांदी, तांबे, कांस्य, हाथी दांत, कांच, शंख और टेराकोटा से बनी मूर्तियां जैसी कलाकृतियों का व्यापार करते थे। देखो, गिल्ड और श्रेणियां मैंने समझाया था तुम्हें। गिल्ड या श्रेणियां कच्चे माल की खरीद करती थी, उत्पादन को नियंत्रित करती थी और तैयार उत्पाद का विपणन करती थी, व्यापार करती थी। यह व्यापार महाद्वीप, उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और पूर्वी उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से आगे तक फैला हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भारत भी लगभग इतना ही फैला हुआ था। तमिल में मासातुवन सेतु और प्राकृत में सातवाहन नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत अमीर हो गए। चांदी, तांबे और सोने के सिक्कों के प्रचलन से विनिमय में सुविधा आई। किससे? चांदी, तांबे और सोने के सिक्कों से। शासकों के नाम और चित्र वाले पहले सिक्के इंडो यूनानियों यानी कि यूनानी जो राज्य बने थे, उन्होंने खुद को क्या कहा था, इंडो यूनानियों द्वारा जारी किए, जिन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर नियंत्रण स्थापित किया। यही लोग, कई एक लोगों ने इन्हीं को क्या कहा है, आर्य, और कई एक लोगों ने आर्यों को भी क्या बताया है, ब्राह्मण। और किसने बताया है, गुलामगिरी एक किताब आती है ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, उन्होंने आर्यों को क्या बताया, ब्राह्मणों को आर्य बताया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि भारत की जमीन पर सिर्फ मूल निवासियों का अधिकार है, खेती करने वालों का अधिकार है, आर्यों का यानी कि ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन कहते हैं, ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रण स्थापित किया। ये तो हो गया था। पहली बार सोने के सिक्के शताब्दी में जारी किए थे, और सबसे पहले सबसे शानदार सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए। शानदार सिक्के किसने जारी किए, गुप्त शासकों ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिक्कों का उपयोग कम हो गया। महत्वपूर्ण शब्द में जनपद, तो पता होना चाहिए कि जनपद क्या होते हैं। वह भूमि जहाँ किसी वंश या जनजाति के लोग बसते हैं उसको जनपद कहा जाता है। धर्मों महानता, अशोक के द्वारा धर्मों का संदेश पहने वाले नियुक्त अधिकारी, महामत्ता भी कर सकते हो इसको। मातृवंश समझा दिया। तमिल को बोला जाता था पहले, तमिलनाडु को तमिलकम बोला जाता है। मेघालित, बेल्टर्स यानी बड़े जमींदार, अग्रहार यानी कि मुझे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में मिलती थी, उसको अग्रहार कहते थे।
टाइमलाइन समझो तुम ध्यान से, टाइमलाइन से हमारे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, समय सीमा से, समय रेखा से। 600 से 500 ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा पूर्व में तारीखें क्या चलती हैं, घटती हैं, माइनस में चलती हैं। महाजनपदों का क्या हुआ, उदय। महाजनपदों का उदय क्या माना गया है, ये, यानी कि 600 से 500 ईसा पूर्व। 544 से 492 बिंबिसार का शासनकाल माना गया है। और 492 में बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु बैठा था, जिसका 460 तक चला था शासन कार्यकाल, बस 60 तक चला था। अब यहाँ 69 से 31 तक माना गया है अशोक का शासनकाल, अशोक का शासनकाल। और 201 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और 335 से 375 ईसा पूर्व, इनके बीच में ईसा पूर्व समुद्रगुप्त का शासनकाल हुआ था। ईसा पूर्व ही है ना, हाँ पूर्व में ही चल रहे हैं। 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा। ये शासनकालों की तारीखें याद रखना जरूरी है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई। और 1810 में कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए, जैसे कि अब तिब्बत में 84,000 से ज़्यादा शिलालेख पाए गए हैं, मृदापत्र। 1838 में ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसिप ने समझी थी। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगन ने अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किया। और 1836 में दक्षिण भारतीय शिलालेखों की पत्रिका एपिग्राफिया कैमाटिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इंडिका वही किताब मेगास्थनीज की। 1965 से 66 में डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की, यानी कि मीनिंग्स शब्द। अब यहाँ पर ये आता है हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो बच्चे क्लास 12th में और वो यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उनको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। बस तुम बता देना, जिनके पास नहीं है, जो स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके अलावा एनसीईआरटी के सिलेबस के बाद हमारे आते हैं एनसीईआरटी के उसके सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब तुम देखो, एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हमारे क्या आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तुम एक तरफ से देख सकते हो। 2 मार्क्स के अलग, 3 मार्क्स के अलग। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में, तो तुम्हें ये भी दिक्कत नहीं आने वाली कि हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, भले ही हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की भी क्लास में लूँगा। तुम तो बताओ कि इसमें इंग्लिश मीडियम का कौन है। इंग्लिश मीडियम के सेपरेट नोट्स बिल्कुल जो पढ़ाऊँगा वही। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में और देखते रहिए।